हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज अंकिता एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जुडिशरी गोल्ड। हमने अक्सर बॉलीवुड में मूवीज में देखा है कि एक लड़का लड़की मिलते हैं, उनकी लव स्टोरी चालू होती है और फिर एक बहुत ही खूबसूरत से अंजाम पर पहुंच जाते हैं जब दोनों की शादी हो जाती है एंड द मूवी एंड्स विद अ हैप्पीली एवर आफ्टर टैग। लेकिन ऐसा हमेशा हो ये जरूरी तो नहीं है। कई बार लव स्टोरीज अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाती है और कई बार लव स्टोरीज शुरू ही नहीं हो पाती है। लड़का लड़की मिलते तो है बट शायद दोनों में से कोई एक डिसएग्रीमेंट में होता है जिसकी वजह से लव स्टोरी क्रिएट ही नहीं हो पाती या शुरू ही नहीं हो पाती है। कई बार ऐसी ही परिस्थितियों में हमने ये भी देखा है कि कई सारे अपराध कारित कर दिए गए हैं, कई सारे अपराध इन्हीं सिचुएशंस में होते हुए बहुत बार देखे गए हैं। ऐसे ही एक केस के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ जिसका नाम है दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। वेलकम टू दी स्कूप सीरीज जिसके एपिसोड 6 में मैं आपके साथ इस केस को डिस्कस करूंगी। ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एविडेंस लॉ के लिए और इसका बहुत ज्यादा लीगल सिग्निफिकेंस भी है हमारे लीगल सिस्टम के लिए। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि प्ली ऑफ एलिबाई लिखा हुआ है। प्ली ऑफ एलिबाई एक एविडेंस का नियम है जिसके तहत आपको क्या रिलीफ मिल जाता है वो भी हम डिस्कस करेंगे और इस पर्टिकुलर केस में उस रिलीफ के कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। स्टे ट्यून टू दिस। सबसे पहले तो हम बात करते हैं केस के फैक्ट्स के बारे में। दूधनाथ पांडे एक आम आदमी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में रहने वाले एक व्यक्ति थे जो कि टेनेंट के तौर पे, किराएदार के तौर पे एक परिवार के साथ रहने के लिए आए। अब उस परिवार के अंदर एक माँ थी, उनकी दो बेटियां थी और एक बेटा था। दोनों बेटियां बड़ी थी, बेटा थोड़ा छोटा था बेटियों के कंपैरिजन में उम्र में। उन्हीं में से बड़ी बेटी जो थी उन्हीं के साथ में दूधनाथ पांडे का एक अफेयर चालू हो जाता है। अफेयर तो नहीं कहूंगी बट इनफैचुएशन चालू हो जाता है जहां पे दूधनाथ पांडे बहुत ज्यादा इन्फैचुएटेड फील करते हैं टुवर्ड्स द एल्डर डॉटर कॉल्ड रंजना। तो रंजना के प्रति इनके जो भी भावनाएं हैं ये कहीं ना कहीं उजागर होती है। एक आध बार रंजना से नॉर्मल बातों का एक्सचेंज होता है, एक हाई हेलो का एक्सचेंज होता है। दूधनाथ पांडे को लगता है कि शायद रंजना भी उनसे प्यार करती है जिसकी वजह से वो रंजना के पीछे ही लग जाते हैं, उनको परेशान ही करने लग जाते हैं सब जगह उनके पीछे पीछे। अब जब उन्होंने मना कर दिया कि वो शादी नहीं करना चाहती हैं, उनकी माँ ने भी मना कर दिया कि भाई मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कराऊंगी आपसे, तो इस पूरी परिस्थिति में दूधनाथ पांडे को आ जाता है बहुत ज्यादा गुस्सा। और इसी गुस्से के चलते वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो थोड़े से लीगल एक्शंस लेते हैं। पहला लीगल एक्शन वो ये लेते हैं कि कोर्ट में जाकर के रंजना को कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए हेबियस कॉर्पस की रिट पेश कर देते हैं। वो वहां पर रिक्वेस्ट करते हैं कि रंजना की कस्टडी उनको दे दी जाए क्योंकि रंजना की माता ने जबरदस्ती रंजना को अपने पास बंद करके रखा हुआ है जबकि रंजना दूधनाथ पांडे के साथ रहना चाहती है। अब यहां तक काफी नहीं था। जब कोर्ट के अंदर ये सारा मामला पहुंचा तो कोर्ट ने रंजना से पूछा, रंजना ने क्लियरली डिक्लाइन कर दिया कि उनको ऐसी कोई भावनाएं नहीं है पांडे जी के प्रति और ना ही वो उनके साथ रहना चाहती है, ना ही यहाँ कोई लव अफेयर है। सिंपल सी एक बात है कि भाई मैंने एक, क्योंकि मैं ये किराएदार है हमारे मकान में, तो मैंने इनसे नॉर्मल एक फ्रेंडली एक्सचेंज कर लिया बातों का कि हाय हेलो हो गया। जो हम आप जिसे हम कहते हैं ना कि एक बेसिक मैनर्स जो है, तो मैंने बेसिक मैनर्स बेसिक एटिकेट्स को ध्यान रखते हुए इनसे हाय हेलो किया। मैंने, मेरा इनके प्रति और कोई इंटेंट है ही नहीं, ना मैं किसी और तरीके के रिश्ते की यहाँ पर अपेक्षा कर रही हूँ। तो कोर्ट यहाँ पर उस केस को डिसमिस कर देता है और पांडे जी को वापस रवाना कर देता है कि भाई आप जाइए अपने घर पर, रहने दीजिए शांति से इनको। अब पूरा परिवार दूधनाथ पांडे को कहने लग जाता है कि आप मकान खाली कीजिए। अभी भी दूधनाथ पांडे यहाँ रुके नहीं, वो एक रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का सूट फाइल कर देते हैं जाकर के फैमिली कोर्ट में, जहां पर वो ये कहते हैं कि रंजना मेरी पत्नी है, उन्हें मेरे पास वापस भेजा जाए। उनकी माँ ने उन्हें जबरदस्ती अपने घर में रखा हुआ, उन्हें मेरे पास वापस से रवाना किया जाए। अब यहाँ पे वापस जाकर के रंजना बताती है कि भाई उनकी कोई शादी नहीं हुई है, देयर इज नथिंग नियर टू मैरिज ऑल्सो, कोई मतलब आप रिमोटली मैरिज जैसा भी कोई रिलेशनशिप नहीं है यहाँ, तो हमारा मैरिज तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है और कोई तथ्य नहीं मिलता जब शादी का, तो कोर्ट उनके इस पर्टिकुलर प्ली को भी डिक्लाइन कर देता है। अब बहुत ज्यादा क्रोध में आकर के दूधनाथ पांडे एक दिन फाइनली, जब रंजना, क्योंकि रंजना को ये कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, तो रंजना की मदर ने रंजना के साथ साथ उनके भाई को भेजना चालू कर दिया कि भाई तुम जाओ अपनी बहन को कॉलेज तक छोड़ करके आ जाओ। एक ऐसा ही दिन था जब रंजना के भाई रंजना को कॉलेज छोड़ने के लिए गए, जिनका नाम था विजय भान किशोर। तो विजय भान किशोर अपनी बहन रंजना को छोड़ने के लिए उनके कॉलेज तक गए और वहीं पर आ पहुंचे कौन, दूधनाथ पांडे, और बहस करने लगे रंजना के भाई से। एंड जब बहस थोड़ी सी बढ़ गई तो उन्होंने रंजना के भाई को पिस्तौल निकाल करके शूट कर दिया एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट इटसेल्फ। तो अब यहां से सारी कहानी शुरू होती है कि भाई ये मर्डर किया किसने। सबसे पहला सवाल था कि मर्डर किया किसने। जब पुलिस के पास में बहुत जल्दी तुरंत से एम्बुलेंस को, पुलिस को बुलाया जाता है, एफआईआर बहुत तुरंत दर्ज कर दी जाती है।
लेकिन सवाल ये था किसने मारा। बहुत सारे आई विटनेसेस थे जिन्होंने ये टेस्टिफाई किया कि दूधनाथ पांडे ने इनकी इनकी हत्या करी है। पर दूधनाथ पांडे की अपनी साइड ऑफ स्टोरी थी जहां पर वो बिल्कुल भी आरोपी नहीं थे। तो अब देखते हैं कि क्या क्या सारी बातें थी जो दोनों तरफ से आई। जैसा कि मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर दिया है, दूधनाथ पांडे के ऊपर आईपीसी 302 के तहत क्या करा गया था, केस फाइल किया गया था और चार्जशीट बनी थी और उन्हें 302 आईपीसी में ही पनिश भी कर दिया कोर्ट ने। ट्रायल कोर्ट ने पनिश किया, हाई कोर्ट ने भी उस पनिशमेंट को अपहोल्ड किया और अपहोल्ड करते हुए उन्हें डेथ सेंटेंस दे दिया। लेकिन अब इसके आगे क्या हुआ, दूधनाथ पांडे यहां से पहुंचे कहां पर, यहां से पहुंचे वो जब हाई कोर्ट में उनकी बात नहीं सुनी गई, ट्रायल कोर्ट में पहले उनकी बात नहीं सुनी गई, उन्हें सजा पड़ गई, फिर हाई कोर्ट से भी सजा पड़ गई, तो अब उनके पास में क्या निवारण था कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जाए। तो फाइनली ही वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट अपील करी। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर क्या कहना था और उससे पहले देखेंगे कि प्रोसिक्यूशन का केस क्या था। प्रोसिक्यूशन का क्लेम था कि देखिए दूधनाथ पांडे ही यहाँ पर क्या है, अपराधी हैं, क्योंकि उनके पास सबसे पहली बात मोटिव था हत्या करने का। क्योंकि हम जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी मर्डर केस में मोटिव जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आखिर हत्या करी तो करी क्यों गई। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर कट पांडे जी के पास में मोटिव था। मोटिव ये था कि रंजना इंटरेस्टेड नहीं थी, उनके परिवार वाले रंजना से उनको दूर रखने का प्रयास करते, उन्हें मकान से निकाल चुके थे, जिन सब बातों के चलते इन्होंने क्रोधित होकर के क्या किया, रंजना के भाई की हत्या कर दी। दूसरी बात, पांडे's failed attempts to secure custody of रंजना, ये एक और कारण था जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा रैटल हो चुके थे कि भाई मैं इतने प्रयास कर चुका हूं, मैं कानूनी तौर पे इतने प्रयास कर चुका हूं और फिर भी मुझे रंजना की कस्टडी नहीं मिल पा रही है, ना ही रंजना खुद आकर के मेरे साथ रहने को तैयार है। तो इन सब चीजों के चलते उन्होंने क्या करा, उन्होंने मर्डर कर दिया। सो दिस वाज द मोटिव। दूसरा कारण जो था प्रोसिक्यूशन के पास इस बात को मान लेने का, वो ये था कि अ बैलिस्टिक expert linked the fatal shot to the pistol of pointed out by पांडे। यानी कि जिस पिस्तौल को पॉइंट आउट किया था पांडे जी ने, जो पिस्तौल पांडे के पास थी, वही पिस्तौल से निकला हुआ वो बुलेट भी था जिसने विजय की मृत्यु कारित करी। दूसरी बात, शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द फैक्ट्री जहां पे पांडे काम करते थे एंड द क्राइम सीन और जो फैक्ट्री जहां पर पांडे काम करते थे उनके बीच में बहुत ज्यादा शॉर्ट डिस्टेंस था। तो ये भी अपने आप में क्या था, प्रॉक्सिमिट यहाँ पे क्योंकि प्रॉक्सिमिटी थी कि पहुंचा जा सकता था एक जगह से दूसरी जगह, पांडे जी को यहाँ पे क्या माना गया, गुनहगार माना गया। या प्रोसिक्यूशन की तरफ से, प्रोसिक्यूशन का क्लेम यही था कि क्योंकि बहुत प्रॉक्सिमेट डिस्टेंस पे रह रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था कि पांडे अपने ऑफिस से आए, आकर के मर्डर करें और वापस अपने ऑफिस पहुंच जाए। और आखिरी बात थी आई विटनेसेस। आप खुद समझिए इस चीज को कि मर्डर कहां हुआ है। देखिएगा, 2 नवंबर 1976 को हाथी पार्क एक नाम में ही पार्क है। सो इट इज सपोज टू बी अ प्लेस जहां पर लोग होंगे, जहां पर आई विटनेसेस होंगे, जहां पर भीड़ होगी। तो जब भीड़ के सामने हत्या हुई है तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे आई विटनेसेस थे वहां पर, है ना। और एफआईआर तुरंत दर्ज कर दी गई थी, क्योंकि एफआईआर भी तुरंत दर्ज कर दी गई थी। ये भी कहीं ना कहीं इस बात को सपोर्ट करता था कि आई विटनेसेस ने जो देखा उन्होंने उसी बात को सामने रखा भी। अब देखते हैं कि इस पर पांडे ने अपने आप को कैसे डिफेंड किया। सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस जो यहाँ पर दूधनाथ पांडे ने लिया वो ये था कि वो था प्ली ऑफ एलिबाई। प्ली ऑफ एलिबाई क्या कहता है, देखिए प्ली ऑफ एलिबाई बेसिकली एविडेंस का एक रूल है जहां पर जिसे आप अपने डिफेंस के तौर पर यूज कर सकते हैं, वेयर यू आर बेसिकली स्टेटिंग दैट जब क्राइम हुआ उस समय पर आप क्राइम स्पॉट पे थे ही नहीं, या उस समय पर आप उस जगह ही नहीं थे जहां पर क्राइम था, उस शहर में नहीं थे, उस एरिया में नहीं थे, या आप कहीं इतना दूर थे कि आपका क्राइम के समय पर उस स्पॉट पर अवेलेबल होना नामुमकिन था। So that is plea of alibi. The person who is accused being so far away from the crime site that he could not have committed the crime. This is the phenomena or this is the plea of alibi. तो यहाँ पे इन्होंने भी plea of alibi लिया। इन्होंने कहा कि देखिए साहब, मैं कैसे हत्या कर सकता हूँ, मैं तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज में जिसकी फैक्ट्री नैनी में है, मैं वहां काम कर रहा हूँ। तो इलाहाबाद के बहुत ही लगा हुआ नैनी है, मतलब आप ये भी नहीं कह सकते कि लगा हुआ है, एक तरीके से इलाहाबाद का ही एक्सटेंशन है आप कह दो, ठीक है। तो मैं तो नैनी में था, मैं कैसे आकर के मर्डर कारित कर दूंगा इस व्यक्ति का।
है ना? और मैं तो अपने ऑफिस में था। यदि आपको नहीं विश्वास मुझ पे, अटेंडेंस रजिस्टर देखिए। मैं अटेंडेंस रजिस्टर पहले, क्योंकि जो आपके हार्ड कॉपी होती थी, है ना, जैसे हमारे स्कूल में रजिस्टर हुआ करता था कि एक हार्ड कॉपी है, कोई बायोमेट्रिक तो था नहीं, तो हार्ड कॉपी है, उसमें देखिए मैंने, मेरा प्रेजेंट लगा हुआ है, मेरी अटेंडेंस लगी हुई है वहां पे, मैं था वहां पर। अब यही इनका जो डिफेंस था एलिबाई का, कि जिस समय पर अपराध हुआ उस समय पर वो अपने ऑफिस में थे, इस बात को कोरॉबरेट कर दिया गया बहुत सारे उनके कलीग्स के द्वारा। बहुत सारे उनके कलीग्स थे या को वर्कर्स थे जिन्होंने ये कहा कि हाँ, 8:30 बजे के अराउंड, सुबह सुबह के 8:30 बजे के अराउंड, जो कि समय बताया जा रहा है अपराध का, उस समय पर तो दूधनाथ पांडे अपने डेस्क पे देखे गए थे। हमने देखा तो था उन्हें डेस्क पे, है ना? अब देखिए, जब जनरली आप ऑफिस में रोज मिलते हैं एक दूसरे से, तो ये बात डिफरेंशिएट कर पाना कि आपने आज ही उस व्यक्ति को अपने डेस्क पे देखा है, या आपने कल देखा था, या परसों देखा था, या आप रोज देखते हैं, ये डिफरेंशिएट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हो सकता है कि जो को वर्कर्स थे, या तो वो झूठ कह रहे थे, या वो शायद कंफ्यूज थे, या हो सकता है उन्होंने देखा भी हो। अब तीनों ही बातें यहाँ पर, तीनों ही पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। देन ही क्लेम द एब्सेंस ऑफ एनी मोटिव। उनका ये भी कहना था कि देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है अपराध के लिए मोटिव होना। मेरे पास कोई मोटिव नहीं है ना? मेरे पास कोई मोटिव ही नहीं है। रैदर उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने ब्लेम शिफ्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, इम्प्लीकेट कर दिया, किसके ऊपर? विक्टिम के अंकल के ऊपर। उनका कहना था कि भाई, जो विक्टिम के चाचा जी हैं, वो जरूर विक्टिम को मार देना चाहते थे, उनका ही कुछ फैमिली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है जिसकी वजह से उन्होंने उसको मारा है। मेरे पास तो कोई मोटिव ही नहीं है, मेरे पास क्या मोटिव होगा किसी की हत्या करने का? तो ये पूरी की पूरी बात यहाँ पर निकल करके आई। अब देखने की बात यह है कि कोर्ट का इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ इश्यूज क्या आए कोर्ट के सामने। सबसे पहला, प्ली ऑफ एलिबाई। ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, दोनों सजा दे चुके थे। दोनों ने प्ली ऑफ एलिबाई को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। प्ली ऑफ एलिबाई कंप्लीटली रिजेक्ट कर दी थी, और साथ में सजाए मौत दे दी थी। अब जब सुप्रीम कोर्ट में आए, तो प्ली ऑफ एलिबाई के ऊपर वापस एक इशू उठा, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल था कि वेदर पांडे's claim that he was at his workplace at the time of the murder could reasonably exclude his presence at the crime scene। कि क्या पांडे का ये कहना कि वो अपने ऑफिस में थे जिस समय पर अपराध कारित हुआ है, क्या ये पॉसिबिलिटी को एक्सक्लूड करता है इस बात की कि वो वहां पर वो क्राइम सीन पर प्रेजेंट हो सकते हैं? क्या कंप्लीटली इस पॉसिबिलिटी को खत्म कर देता है? दूसरा, credibility of witness, examination of both defense and prosecution witnesses to determine which narrative could be reliably accepted। डिफेंस विटनेसेस भी आए, प्रोसिक्यूशन विटनेसेस भी आए, है ना? दोनों की अपने अपने टेस्टिमनीज आए। डिफेंस विटनेस ऑब्वियसली दूधनाथ पांडे के फेवर की बात कर रहा था, और जो आपके प्रोसिक्यूशन विटनेसेस थे, वो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोसिक्यूशन के फेवर की बात कर रहे थे, तो यानी कि दूधनाथ के अगेंस्ट बात कर रहे थे। लेकिन कोर्ट के सामने सवाल था कि हम किसकी क्रेडिबिलिटी माने, हम किसको क्रेडिबल माने यहाँ पर। तीसरा था अप्रोप्रिएटनेस ऑफ सेंटेंस। क्या जो सेंटेंस दिया गया है वो सेंटेंस सही है? एक क्वेश्चन ये था कि चलो मान भी लेते हैं कि ही इज गिल्टी, तो क्या जो सजाए मौत सुनाई गई है, क्या वो सजाए मौत का सेंटेंस दे देना जस्टिफाइड है? क्या ये सजा इतनी ही होनी चाहिए या इससे कम हो सकती थी? ठीक है, तो ये सारी बातें जो है यहाँ पर सवाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में सबसे पहले तो ये कहा कि देखिए, सेशंस कोर्ट और आपका हाई कोर्ट दोनों ही इंडिपेंडेंटली यहाँ पर इस व्यक्ति को गिल्टी मान चुके हैं, मर्डर के लिए दोषी मान चुके हैं, और हमारे पास ऐसा कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है या रीजनेबल ग्राउंड नहीं है जिसके बिना पर हम ये मान लें कि दूधनाथ पांडे ने मर्डर नहीं किया है। देयरफॉर इन्होंने क्या करा, या हम सेशंस कोर्ट की या हाई कोर्ट की जजमेंट को ओवरटर्न करें, देयरफॉर हम भी क्या मानते हैं कि भाई दूधनाथ पांडे इज गिल्टी ऑफ मर्डर ऑफ विजय। ठीक है, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि भाई, प्ली ऑफ एलिबाई को हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। रिजेक्ट करने के पीछे कारण पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। while upholding the conviction, the Supreme Court chaired by Chief Justice Chandrachud commuted the death penalty to the life imprisonment। बस जो एक तीसरा सवाल था कि क्या क्वांटम ऑफ पनिशमेंट ठीक है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ठीक है, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट यहाँ पर रिड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि जो दूधनाथ पांडे के साथ हुआ प्रीवियसली, जहां पर रंजना ने मना कर दिया, या रंजना के परिवार की तरफ से जो ह्यूमिलिएशन आया, तो वो कहीं ना कहीं दूधनाथ पांडे को डेथ सेंटेंस के लिए एंटाइटल नहीं करता है, लायबल नहीं बनाता है, बिकॉज उनके साथ भी चीजें बुरी हुई। ऑल्दो एक तरफा जो भी उनके दिमाग में उनका रोमांस था वो गलत ही था, बट उनके साथ में भी बहुत ज्यादा उनका जो ह्यूमिलिएशन हुआ, जो समाज में उनको ह्यूमिलिएशन देखना पड़ा, वो सारी चीजें भी कहीं ना कहीं इस बात को सफिस कर देती हैं कि उनकी सजा कम कर दी जानी चाहिए। तो उस सब बात को देखते हुए कोर्ट ने उनकी सजा तो कम कर दी, लेकिन
डेथ सेंटेंस को लाइफ सेंटेंस में, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया, कम्यूट कर दिया। बट सवाल ये था कि प्ली ऑफ एलिबाई के बारे में कोर्ट ने क्या कहा। अब सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर कहना था कि देखिए, जिस जगह पर उनका ऑफिस था, है ना, जिस जगह पर इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री जहां पर उनका ऑफिस था, और जिस जगह पर मर्डर कमिट हुआ, उसके बीच में 10 से 15 मिनट का डिस्टेंस था। यानी कि वो डिस्टेंस ऐसा था कि 10-15 मिनट में क्या किया जा सकता था, कवर किया जा सकता था। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को दिखी कि हो सकता है दूधनाथ पांडे आए हो, अपने डेस्क पे थोड़ी देर बैठे हो, और उसके बाद फिर अपनी अटेंडेंस रजिस्टर करके चले गए हो और मर्डर कारित करके फटाफट से 10-15 मिनट में वापस आ गए, क्योंकि 10-15 मिनट का डिफरेंस, जो एब्सेंस है, वो नोटिस हो पाना बहुत मुश्किल था। तो यहाँ पर कोर्ट ने यही कहा कि प्ली ऑफ एलिबाई सिर्फ तब एक्सेप्ट करी जाएगी जब आप ये साबित कर दे कि जिस जगह पर आप मौजूद हैं और जो क्राइम सीन है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस इतना है कि आपका उस जगह से, क्राइम सीन से वापस अपने जगह पर आ जाना, या जिस जगह पर आप हैं उस जगह से क्राइम सीन पहुंच पाना कंप्लीटली नामुमकिन है। जब आप उस बात का कंप्लीट पॉसिबिलिटी को इरेज कर देंगे, इराडिकेट कर देंगे, तभी प्ली ऑफ एलिबाई एक्सेप्ट कर जाएगी, वरना नहीं एक्सेप्ट कर जाएगी। सो दिस वाज समथिंग न्यू अबाउट द प्ली ऑफ एलिबाई दैट द कोर्ट हैड अपहेल्ड इन दिस पर्टिकुलर केस, एंड देयरफॉर दिस केस इज वेरी सिग्निफिकेंट इन द एविडेंस लॉ। अब देख लेते हैं फटाफट से कि सिग्निफिकेंस क्या है। रिजेक्टिंग द एलिबाई, the court held that an alibi must demonstrate physical impossibility। देखिएगा क्या कहा कोर्ट ने कि physical impossibility होनी चाहिए of the accused presence at the crime scene, that is the accused must show they were so far away at the time of guilt, at the time that guilt is nearly impossible। यानी कि आपको ये साबित करना पड़ेगा कि जिस जगह पर आप थे उस जगह से क्राइम सीन पर पहुंच पाना या क्राइम सीन से आपकी जगह पे वापस आ पाना फिजिकली इम्पॉसिबल है, तभी जाकर के प्ली ऑफ एलिबाई काम करेगी, अदरवाइज प्ली ऑफ एलिबाई एक्सेप्टेबल नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, दूसरा था, इन केस द डिस्टेंस बिटवीन हिज वर्क प्लेस एंड द क्राइम सीन वाज शॉर्ट एंड हैविंग witnesses place him at work didn't sufficiently rule out his possible presence at the scene। अब देखिए, जो उनके कोवर्कर्स थे, they were a little doubtful about it, they were not very much sure कि जिस समय पर अपराध हुआ उस समय पर वो ऑफिस में ही थे, लेकिन जो विटनेसेस आपके क्राइम सीन पर थे वो बहुत ज्यादा श्योर थे, कि दूधनाथ पांडे ने ही मर्डर किया है, और सभी विटनेसेस की, सभी प्रोसिक्यूशन विटनेसेस की टेस्टिमनी एग्जैक्टली एक जैसी थी। दूसरा, एफआईआर दर्ज करने में क्योंकि बिल्कुल भी समय नहीं लिया गया, बहुत जल्दी एफआईआर दर्ज करा दी गई, तुरंत, इनफैक्ट इमीडिएटली एफआईआर दर्ज करा दी गई। ये सारी बातें इस बात का प्रमाण थी कि लोगों ने बहुत क्लियरली ऑब्जर्व किया, या बहुत क्लियरली लोगों को ये पता चला कि किसने हत्या करी है और कब हत्या कारित की गई है। एंड देयरफॉर जो मैक्सिमम एविडेंसेस थे वो दूधनाथ पांडे के अगेंस्ट थे, एंड इनफैक्ट उनकी एब्सेंस को कंप्लीटली रूल आउट कर देते थे। और रही बात मोटिव की, तो मोटिव भी प्रेजेंट था, एंड देयरफॉर दूधनाथ पांडे वाज हेल्ड गिल्टी। सो ये थी पूरी इस केस की स्टोरी, जहां पर हमने फैक्चुअल डिटेल्स भी पढ़े, और हमने पढ़ा कि क्या आर्ग्यूमेंट्स थे, उसके ऊपर क्या लीगल इश्यूज कोर्ट के सामने आए, और सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से प्ली ऑफ एलिबाई को रीडिफाइन कर दिया यहाँ पर, है ना। सो इसीलिए आपके एविडेंस लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। एंड जैसा कि मैंने आपसे हमेशा कहा है कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए कि आप नेक्स्ट कौन सा केस की स्टोरी सुनना चाहते हैं, कौन से केस को आप पूरा कंप्लीट डिटेल में देखना चाहते हैं। सो मैं अगेन वही कहूंगी कि आप लोग वापस से मुझे अपने सजेशंस पोस्ट कर दीजिएगा। ये केस भी मैं एक स्टूडेंट के सजेशन पर ही लेकर के आई हूँ, तो जिनका भी ये सजेशन था, थैंक यू फॉर सजेस्टिंग दिस इंटरेस्टिंग केस, एंड नेक्स्ट टाइम फिर से मुझे एक अच्छा सा केस सजेस्ट कीजिएगा, सो दैट मैं उसको आपके सामने ला सकूं और आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूं। बाय गाइज, मेक योर डे ग्रेट। एंड बिफोर दैट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए है हमारे पास में, विच इज JG1। Judiciary Gold has a very well curated program for those students who do not want to run as per the schedule of the institutes, or who are engaged into certain profession or into certain other engagements, जिसकी वजह से वो लाइव क्लासेस नहीं देख सकते हैं, विच इज, या जिस तरीके से सिलेबस चल रहा है उस तरीके से सिलेबस नहीं रन करना चाहते हैं, विच इज JG1। JG1 हमारा सेल्फ पेस्ड बैच है। हम इसे सेल्फ पेस्ड बैच इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आप किस गति पर चलना चाहते हैं, आप किस सब्जेक्ट से शुरू करना चाहते हैं, आप उस सब्जेक्ट को कितने दिनों में खत्म करना चाहते हैं, आप कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, ये सब आपकी चॉइस है। ये कंप्लीटली आप जिसे हम कहते हैं ना आजकल कस्टमाइजेशन, DIY जिसे हम कहते हैं, डू इट योरसेल्फ, सो इट इज समथिंग लाइक दैट, जहां पर आपका
पूरा का पूरा स्टडी प्लान आप खुद अपने लिए बना सकते हैं। सो इट इज अ कंप्लीटली डीआईवाई प्लान, एक तरीके से अगर हम आज के जेनजी लिंगो में कहें तो ये बिल्कुल डीआईवाई प्लान है, जहां पर आप डिजाइन कीजिए कि आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, आप डिसाइड कीजिए कि आप उन्हें किस स्पीड पे पढ़ना चाहते हैं, और आप डिसाइड कीजिए कि आप उसे किस ऑर्डर में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, सो ये बैच आपको ये पूरी की पूरी ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपको 60 से भी ज्यादा सब्जेक्ट का कवरेज दिया जाएगा, क्रैश कोर्स का आपको एक्सेस मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कॉम्प्रहेंसिव 360 डिग्री प्रिपरेशन मिलेगी, यानी कि जो कॉम्प्रहेंसिव क्लासेस हम लाइव सेशंस में लेते हैं वही कॉम्प्रहेंसिव क्लासेस आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। उसी के साथ में आपको हार्ड कॉपी जेएसएम्स की अवेलेबल कराई जाएगी, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, साथ ही में हमारा बैच भी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। 200 से ज्यादा मॉक्स आपको दिए जाएंगे और एक्सटेंसिवली रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर एक और अच्छी बात जो है वो ये है कि जिस भी दिन आप JG1 को एनरोल करते हैं, JG1 को सब्सक्राइब करते हैं, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे you will get the access to all the lectures of all the subjects that are being promised to you by our institute. So अब आप देख सकते हैं कि आपको तैयारी करने का कितना सारा समय, कितना सारा लेवरेज और कितनी सारी ऑटोनॉमी यहाँ पर दी जा रही है। ठीक है, चलिए बाय गाइज, मेक योर डे ग्रेट एंड मिलते हैं अगले सेशन में। डू लेट मी नो ऑफ द नेक्स्ट केस दैट यू वांट टू लिसन। बाय गाइज।